हेलो स्टूडेंट्स, आई एम काजल शुक्ला और वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर डाइव। और आज जो हम एक लिटरेरी पीस पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं जॉन डन की पोयम गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। ये पोयम आपके आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी है और इसी को देखते हुए मैंने इसको बनाया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोयम गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार रिटन बाय जॉन डन। दिस पोएम हैज़ टू टाइटल्स। तो ये जो पोएम है इसके दो टाइटल्स हैं, एक अ सॉन्ग और दूसरा अ सॉन्ग गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि जॉन डन जो हैं वो फाउंडर पोइट ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री ऑफ स्कूल माने जाते हैं। मेटाफिजिकल का मतलब मेटाफिजिकल पॉइंट्स वो होते थे जो कंसीट्स का यूज़ करते थे, फार फेस्ट मेटाफर्स का यूज़ करते थे अपनी थॉट्स को बताने के लिए। ये हम अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। तो ये जो पोएम थी इसके दो टाइटल हैं। देखिए एक एक लाइन से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा ठीक से आप इसको नोट भी करते जाइएगा। This poem has two titles, Song, the Song and Go and Catch the Falling Star, published in 1633। ये जो पोएम थी पोस्टुमसली पब्लिश हुई थी और इनके सन ने इसको पब्लिश किया था। रिटन बाय जॉन डन, वन ऑफ द लीडिंग इंग्लिश मेटाफिजिकल पोइट। जॉन डन का बर्थ हुआ था 1572 में और इनकी डेथ हुई थी 1631 में और पोएम पब्लिश हुई थी 1633 में, मतलब पोस्टुमसली ये पब्लिश हुई थी। ये एक जेकोबियन पीरियड के पोइट हैं। पोइट होने के अलावा ये एक प्रीस्ट भी थे, लॉयर भी थे। मोस्टली रिटन सटायर, लव पोइट्री, एलेजी और सरमन्स। इन्होंने ज़्यादातर किस जॉनरा में लिखा है? सबसे ज़्यादा इन्होंने लिखा है सटायर में लिखा है, लव पोइट्री में इन्होंने बहुत लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखा है। एलिजी और सरमन्स इन्होंने लिखे हैं। सरमन का मतलब उपदेश। रिलेटेड लिटरेरी मूवमेंट, कौन सा लिटरेरी मूवमेंट से ये रिलेट करते हैं? ये करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री से। मेटा मतलब परे, फिजिकल मतलब भौतिक, भौतिक वर्ड से परे होकर जो पोइट्री लिख रहा है उसे हम मेटाफिजिकल पोइट कहते हैं। इनके स्पाउस है एक, वैसे इनके संबंध एक से अधिक महिलाओं के साथ थे, पर स्पेशली जो ये पोयम लिखी गई है ऐसा माना जाता है कि वो इन्होंने एनी मोर के से जो इनको धोखा मिला था, बिट्रेड थे ये, उसके ऊपर इन्होंने लिखी है। अब मेटाफिजिकल पोइट्री क्या होती है या मैंने थोड़ा सा आपको बताया है। द टर्म कॉइन्ड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन। ये टर्म किसके द्वारा बनाया गया? सैमुअल जॉनसन जो थे उनके द्वारा, टू डिस्क्राइब अ लूज ग्रुप ऑफ 17th century English poet whose work was characterized by use of conceit and colloquial style। अच्छा, मेटाफिजिकल पोइट्री की क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स आप कह सकते हैं। एक तो ये कॉलोक्वियल स्टाइल यूज़ करते हैं, एब्रप्ट स्टार्टिंग होती है। पेट्रार्कन पोइट्स की तरह ये लोग बहुत लंबा-चौड़ा वर्णन नहीं करते हैं, डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ये पोएम है, आप देखेंगे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से स्टार्ट हो रही है। गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार, जाओ तोड़ लाओ, और गेट विद अ चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। एब्रप्ट स्टार्टिंग, बस स्टार्ट कर देते हैं ये लोग पोएम को। फार फेस्ट मेटाफर्स का यूज़ करते हैं। फार फेस्ट मेटाफर्स जहाँ दो चीज़ों में तुलना हो ही नहीं सकती, फिर भी ये उसकी तुलना कर रहे हैं। जैसे इन्होंने लवर्स को, दो लवर्स को कंपास की सुइयों से कंपेयर किया। अब कंपास एक छोटी-सी भौतिक चीज़ है और लवर्स एक इमोशनल चीज़ है, तो उन दोनों को कंपेयर कर दिया कि हम दोनों जुड़े हुए हैं कंपास की सुइयों की तरह, लेकिन हम दोनों मिल नहीं सकते हैं। ऐसे ही इन्होंने हीरो-हीरोइन के मिलन को किससे दर्शाया? इनकी द फ्ली जो पोएम है कि एक मक्खी ने मुझे भी काटा, एक मक्खी ने तुम्हें भी काटा, अब उसके पेट के अंदर हमारा खून मिला हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें ये लोग इमेजिन कर रहे थे।
तो ये मेटाफिज़िकल पोएट्री में इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसमें हीरोइन को या मैं कहूँ कि अपनी बिलविड को एक इंसान ही माना जाता है। पेट्रार्कन सोनेट्स की तरह उन्हें देवियों की तुलना नहीं दी जाती। इन द प्रिंट एंथोलॉजी दिस पोएम इज़ टाइटल्ड सिंपली सॉन्ग। इनकी जो ये एंथोलॉजी प्रिंट हुई थी, कलेक्शन ऑफ पोएम्स जो प्रिंट हुआ था, उसमें इस पोएम का जो टाइटल था वो मात्र सॉन्ग था और कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। दिस पोएम पब्लिश्ड पोस्टुमसली इन 1633। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। रिटन इन लिरिकल फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ थ्री स्टेंजा। ये एक लिरिकल फॉर्म में लिखी गई है। नाम ही सॉन्ग है, यानी कि इसको गाया जा सकता है। लिरिकल फॉर्म का मतलब होता है जिस पोएम को आप गा सकें। कंसिस्टिंग ऑफ थ्री स्टेंजा, इसमें थ्री स्टेंजाज हैं 9 लाइन्स के, यानी कि 27 इसमें लाइन्स हैं। दीज लाइन दैट वेरी इन लेंथ इन अ रेगुलर सीक्वेंस। अब इन लाइन्स की लेंथ वेरी कर रही है और इसमें रेगुलर सीक्वेंस भी नहीं है। Title is the first line of the poem, usual characteristic of most Dunn's poem. डन की पोएम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो पोएम की फर्स्ट लाइन ही उसका टाइटल होता था, जैसा कि हमारे इसमें भी है। अगली लाइन आप पढ़िए कि 9 लाइन्स कंसिस्ट ऑफ वेरीड सेलेबल। 9 लाइन्स में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेलेबल्स का यूज किया गया है। सेलेबल क्या होता है? अ वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड विच कंटेन्स वन वर्बल साउंड। 3 स्टेंजाज हैं इसमें। इसकी लिरिकल क्वालिटी है, मीन्ट फॉर सिंगिंग, सिंगिंग के लिए बनाई गई है। ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अब ये जो चीज़ है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, यहाँ वहाँ पर एक स्पीकर होता है, एक लिसनर होता है, बट लिसनर हमसे छुपा हुआ होता है, वो पूरी पोएम में बिल्कुल बात नहीं कर रहा होता है। हाँ, स्पीकर की बातों से हमें ये पता चलता है कि कोई लिसनर भी है, बट उसकी उपस्थिति हमें केवल महसूस होती है, कहीं भी उसकी डायलॉग डिलीवरी नहीं होती है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग में स्पीकर उससे बातें करते-करते लिसनर से अपने मनोभावों को, अपनी थॉट्स को रिवील करता है। और इसमें है एक्सटेंडेड मेटाफिजिकल कंसीट्स का यूज़ किया गया है। अब एक्सटेंडेड मेटाफिजिकल कंसीट क्या होते हैं? आर्ग्यूमेंट्स एनालिसिस। पोएट आपसे आर्ग्यूमेंट कर रहा है, अच्छा, तो तुम गिरते हुए तारे को भी तोड़ सकते हो, तुम मैंड्रिक रूट को प्रेग्नेंट कर सकते हो, तुम पता लगा सकते हो कि बीता हुआ समय कहाँ जाता है। तुम ये पता लगा सकते हो कि डेविल्स के फूट को किसने क्लेफ्ट किया, लेकिन तुम ये नहीं पता लगा सकते कि एक ट्रू और फेयर लेडी आपको कहाँ मिलेगी। तो ये वाली चीज़ है, लेस इमोशनल एंड मोर इंटेलेक्चुअल। इमोशनल बातें कम होंगी, इंटेलेक्चुअल बातें ज़्यादा होंगी। यूजेस ऑफ कंसीट, अनयूजुअल कंपैरिजंस, अजीब-अजीब से कंपैरिजंस होंगे। जैसे कि एक ट्रू एंड फेयर लेडी को ढूँढने का कंपैरिज़न इन्होंने किया है कि ये सारे फीट्स आप कर सकते हो जो कि बिल्कुल नियर टू इम्पॉसिबल हैं। तो उन दोनों की तुलना की गई है। फुल ऑफ रिच आइडियाज़, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं। मोर मैटर्स लेस वर्ड, शब्दों का कम प्रयोग, भाव अधिक पावरफुल। अराइजेस फ्रॉम रियल सिचुएशंस। ये जो कंसीट्स होते हैं, ये रियल सिचुएशन से अराइज होते हैं। जैसे कि इस पोएम में भी आपको लग रहा है कि स्पीकर सफर्ड फ्रॉम सम एम्बिटिक रोमांटिक एक्सपीरियंस, मतलब पर्सनल एंड स्पेसिफिक पेन से गुजर रहा है हमारा पोएट, तो इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहा है। लाइट एंड ह्यूमरस टोन है इसकी। सिनिकल, ये देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है सिनिकल। ये आपके पोएम में पेपर में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि पोएम की थीम क्या है? सिनिकल थीम है, सिनिकल टोन है। थीम तो डिफरेंट है, टोन सिनिकल है। सिनिकल का मतलब सनकीपना, मतलब एक ही चीज़ को पकड़कर आपने पूरा जनरलाइज़ेशन कर दिया अपनी थॉट का। अगर आपको किसी एक महिला ने या 2 महिला ने धोखा दिया है, तो आपने सारी वर्ल्ड की महिलाओं को बोल दिया कि नहीं, सब बेवफ़ा होती हैं और कोई वफ़ादार नहीं होती, और एक वफ़ादार और सुंदर औरत को ढूँढना एक पिलग्रिमेज जैसा होता है और फिर भी वो आपको नहीं मिलती है। तो उन्होंने ही डज़ वन मैसिव जनरलाइज़ेशन, उन्होंने एक जनरलाइज़ेशन कर दिया अपनी थॉट का।
हालाँकि महिलाओं के लिए ये काफ़ी मतलब महिलाओं को ये पोएम अच्छी नहीं लगेगी, मुझे भी पर्सनली अच्छी नहीं लगी थी। लेकिन सबका अपना-अपना थॉट होता है और हमें एज़ अ पोएम लेके इसको पढ़ना है। अब इसकी थीम क्या है? अब इसमें मैंने कुछ ऐसे वर्ड यूज़ किए हैं, जो डायरेक्टली पोएम में उठ के पेपर में उठ के आएँगे। जैसे मिसओजिनिस्टिक थीम है इसकी। मिसओजिनिस्टिक थीम मतलब नारी द्वेष। पीछे ह्यूमरसली लगाया हुआ है ताकि उसे बैलेंस किया जा सके, जो मुझे काफ़ी ह्यूमरस लग रहा है। मिसओजिनिस्टिक थीम है, नारी द्वेष की थीम है, इनकंसिस्टेंसी ऑफ वुमेन, वुमेन की इनकंसिस्टेंसी को बताया गया है कि वो एक जैसी नहीं रह सकती। इनफिडिलिटी ऑफ वुमेन, वुमेन की बेवफाई को बताया गया है। स्पीकर कौन है? अ मैन हु डिसबिलीव इन फेथफुल वुमेन सजेस्टिंग मेल शेविनिज्म। एक स्पीकर है इसमें जो वुमेन की फेथफुलनेस को डिसबिलीव कर रहा है और कहीं न कहीं ये पोएम मेल शॉविनिज़्म को दिखाती है, पुरुष सत्तावाद को दिखाती है। लिसनर क्या है? अननोन क्वेस्टर है, उसे हम नहीं जान रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला था ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। क्वेस्टर मतलब कुछ ढूँढने निकला है वो। चलिए अब इसका एनालिसिस पढ़ते हैं। एनालिसिस में हम फर्स्ट स्टैंजा देखते हैं। गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट विद अ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। अब फर्स्ट स्टैंजा में मैंने नंबरिंग की हुई है, आप देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेवन, 5, 6, 7। ये 7 फील्ड्स हैं, ये वो 7 इम्पॉसिबल टास्क हैं जो पोएट दे रहा है उस क्वेस्टर को। कि जाओ तुम ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। अम, मतलब ये 7 टास्क तो तुम कर सकते हो। फिर 8वाँ एक महान टास्क क्या देता है, लेकिन तुम एक ट्रू और फेयर लेडी नहीं ढूँढ सकते। तो वो 7 इम्पॉसिबल टास्क क्या हैं? ये प्रश्न आपका मतलब 4 ऑप्शन दे दिए, पूछ लिए इनमें से कौन-सा नहीं है। ये नहीं है वाला प्रश्न आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। तो आप देखिए कि गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, जाओ और एक गिरते हुए तारे को पकड़ लो। गेट विद अ चाइल्ड अ मैंड्रिक रूट, मैंड्रिक एक तरह का पौधा होता है, उसकी जड़ का शेप होता है एक महिला के जैसा। तो ये कह रहे हैं अब वो जड़ का शेप महिला के जैसा होता है, लेकिन वो महिला थोड़ी है। तो कह रहे हैं कि तुम तो उसको भी प्रेग्नेंट करके उससे भी बच्चा प्राप्त कर सकते हो। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर, बताओ मुझे बीता हुआ समय कहाँ जाता है। और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, और डेविल्स यानी कि जो शैतान है उसके पैरों को, जैसे हमारे यहाँ नहीं चुड़ैलों के पैर उल्टे माने जाते हैं, तो हर माइथोलॉजी में इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो क्रिश्चियन माइथोलॉजी में माना जाता है कि जो शैतान है उसके पैर क्लेफ्ट हैं, जैसे आपने बकरी या गायों के खुर नहीं देखे हैं बीच में से कटे हुए होते हैं, उस तरह के हैं। तो तुम ये भी पता लगा सकते हो हू क्लेफ्ट द डेविल्स फूट, कि डेविल के फूट में जाके वो कट किसने लगाया है। टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग, मरमेड जल परियां जो होती हैं, हमने बचपन में कार्टून्स भी देखे हैं कि आधी फिश का उनका बॉडी होता है और ऊपर से सुंदर महिलाएं होती हैं। पुराने टाइम में ये माना जाता था कि सेलर्स जो कि वॉयज करते हैं ओशंस में, उनको ये अपने सॉन्ग से एन्चांट कर लेती हैं, और जब उनके पास ये लोग जाते हैं सेलर्स तो ये उनको मार डालती हैं। तो ये कह रहे हैं टीच मी टू हियर, मुझे सिखाओ कि मरमेड की सिंगिंग को कैसे सुना जा सकता है। और कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग, और ईर्ष्या के डंक से कैसे बचा जा सकता है। मतलब ये इम्पॉसिबल है, आप मरमेड की सिंगिंग नहीं सिखा सकते। आप नहीं पता लगा सकते कि डेविल के फूट को किसने काटा। आप नहीं बता सकते कि बीता हुआ समय कहाँ जाता है। मैंड्रिक रूट को प्रेग्नेंट करना और उससे बच्चा प्राप्त करना, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। गिरते हुए तारे को पकड़ना इम्पॉसिबल है। और 7वां जो लास्ट हमें डन बता रहे हैं, एंड फाइंड, और ढूँढो, व्हाट विंड, कौन-सी हवा बहती है, सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, जो ऑनेस्ट माइंड को यानी कि ईमानदार व्यक्ति को ईमानदार बनाए रखती है, ऐसी कौन-सी हवा है? ढूँढो उसे। मतलब इन्होंने देखिए सोसाइटी पर भी सैटायर कर दिया इन्होंने।
कि ईमानदार होना कितना मुश्किल है। अरे ऐसी कौन-सी हवा है जो ऑनेस्ट माइंड को ऑनेस्ट बनाए रखती है? तो इस इस स्टैन्ज़ा की जो हमारे लाइन्स हैं, उनकी मैंने यहाँ साइड में राइम स्कीम भी लिखी है, ए बी ए बी, सी सी, डी डी डी, और ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टैन्ज़ा में सेम रहेगी ये राइम स्कीम। इसके अलावा ये जो फाइंड एंड वाइंड है, ये पुरानी इंग्लिश है, हो सकता है इस तरह की स्पेलिंग होती हो और इस तरह का प्रोनंसिएशन होता हो। फाइंड एंड वाइंड, यहाँ पर मस्कुलाइन राइम है। ये मैंने लिख दिया, हालाँकि हो सकता है नहीं आए, लेकिन फिर भी हमें याद होना चाहिए कि एक ही वोवेल साउंड से बनने वाली राइम स्कीम को हम मैस्कुलाइन राइम स्कीम कहते हैं। जैसे फाइंड, वाइंड, तो आई, आई इस तरह से आ रहा है ना, इसलिए। अब इस स्टैन्ज़ा का एनालिसिस देखिए आप, कि इसमें क्या-क्या यूज़ हुआ है। In this first stanza, poet create a vivid image of 7 impossible tasks. याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैच, वो था ना गो एंड कैच, तो ए और ए यानी कि वोवेल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, यहाँ पर असोनेंस है। एनवीज स्टिंग, ईर्ष्या का डंक, पर्सोनिफिकेशन कर दिया इन्होंने ईर्ष्या का। एंजाममेंट इन द लास्ट 3 लाइन्स, एंजाममेंट का मतलब होता है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के लाइन टू लाइन कूद जाना, तो वहां पर एंजाममेंट होता है। विजुअल इमेजिनरी, फॉलिंग स्टार यहाँ पर एक विजुअल, अब देखिए स्टार क्या है, स्टार समथिंग वेरी प्योर, है ना। तो दिस इज ऑल्सो ए मेटाफर, यहाँ मेटाफर भी है। फॉलिंग ऑफ एन एंजल, एक एंजल का नीचे गिरना मतलब पतन होना। लूसीफर हु फेल फ्रॉम हेवन टू हेल, लूसीफर जो था वो हेवन में रहता था और उसको भगवान ने हेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि उसने बिट्रेड किया था गॉड को। रेफर्स टू अ वुमन हु फेल फ्रॉम वर्च्यू टू फिडिलिटी, और ये रेफर कर रहा है कि एक स्टार, एक वुमन जो वर्च्यू यानी कि अपने गुणों से नीचे गिरकर फिडिलिटी पर आ गई है, मतलब उसने अपने चरित्र के साथ समझौता कर दिया है। तो यहाँ विजुअल इमेजिनरी है, यहाँ पर मेटाफर है, आपको ये याद होना चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए ये पिक्चर, तभी आप इससे उठने वाले हर प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो पाएंगे। मैंड्रिक रूट, अब इसमें बाइबल से अल्यूजन्स लिए गए हैं, मतलब उदाहरण लिए गए हैं। अ ह्यूमन शेप्ड रूट यूजिंग फॉर विच क्राफ्ट, ये ह्यूमन शेप की रूट होती है और इसको विच क्राफ्ट में भी यूज किया जाता है। विच क्राफ्ट मतलब जादू टोना। डेविल्स क्लेफ्ट फुट, ये भी बाइबल का अल्यूजन है। मरमेड सिंगिंग, ये भी उसी का है। एंड फाइंड वॉट विंड, ये यहाँ सीजरा है। अब सीजरा क्या होता है? अ रिदमिकल पॉज इन अ पोएटिक लाइन और सेंटेंस एंड फाइंड व्हाट वाइंड, यहाँ हल्का सा रुकना है, यहाँ आपके रिदम में हल्का सा रोक आ रहा है, बिना किसी कॉमा, बिना किसी फुल स्टॉप के। ये क्या देता है? इट गिव्स अ लिरिकल वैल्यू एंड ड्रामेटिक नेचर ऑफ टू द पोएम, ये आपकी पोएम को लिरिकल वैल्यू देता है और ड्रामेटिक नेचर देता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मैस्कुलाइन राइम भी है। Imperative and apostrophes, start the poem in command preparing a reader to move। इम्पेरेटिव्स का यूज किया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। अपोस्ट्रॉफी संबोधित किया है, गो एंड कैच द फॉलोइंग स्टार। तो इस तरह का है। एक जो बहुत इंपॉर्टेंट और मुझे लगता है ये पेपर में आ सकता है, सेनेक्डोकी है, यहाँ पर ऑनेस्ट माइंड बोला गया है। ऑनेस्ट माइंड क्या है? पहले सेनेक्डोकी को समझिए। इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच यूजेज अ पार्ट ऑफ समथिंग टू रिप्रेजेंट द होल। इस फिगर ऑफ स्पीच में किसी चीज का आप पार्ट लेते हो। जैसे मैं एक उदाहरण से समझाती हूँ। अ पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, कलम जो है वो तलवार से ज़्यादा ताकतवर है। अब कलम आपने एक पार्ट ले लिया, पर आप किसको दिखा रहे हो? आप कवि को दिखा रहे हो, आप राइटर को दिखा रहे हो। माइटियर देन अ स्वॉर्ड, स्वॉर्ड मतलब तलवार, पर आपने एक पार्ट को ले लिया, पर आप स्वॉर्ड का मतलब क्या है? योद्धा। ऑनेस्ट माइंड, आपने माइंड एक पार्ट ले लिया, पर ऑनेस्ट फुल ह्यूमन की बात हो रही है यहाँ पे, पूरे
इंसान की बात हो रही है। तो यहाँ पर सेनेक्डोकी है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आई थिंक आपको याद रखना चाहिए। ये वो 7 फ़ीस्ट हैं जो उन्होंने हमें करने को बोला है। तो मैंने इनको लाइन से इसलिए लिख दिया ताकि अगर इस तरह का प्रश्न आता है कि कौन-सा इनमें से नहीं है, तो ये आप यहाँ से उठा सकते हैं। तो आप इसको देखिएगा, दे आर seemingly absurd to be used to compare a woman। और देखो ये बहुत ही अजीब से कंपैरिजंस हैं एक वुमन की ट्रुथफुलनेस को कंपेयर करने के लिए। तो यही कैरेक्टरिस्टिक होती है मेटाफिजिकल पॉइंट्स की। मीटर एक बार इसका देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको सेकंड और थर्ड स्टैंजा भी पढ़ाऊंगी। एक बार मीटर देख लीजिए, आपकी मीटर क्या यूज हुआ है। द डोमिनेंट मीटर इन दिस पोएम इज फोर्सफुल ट्रोकेइक टेट्रामीटर। यहाँ पर टेट्रामीटर यूज हुआ है, ट्रोकेइक वाला। ट्रोकेइक मतलब जिसमें स्ट्रेस्ड सेलेबल पहले आता है, बाद में अनस्ट्रेस्ड सेलेबल आता है। टेट्रामीटर का मतलब होता है 7 सिलेबल है। These means most lines made up of 4 feet, 4 feet each with stressed unstressed beat pattern, जैसे go and catch a falling star, get with child a mad drag root, lines ending with a forceful note। ये जो लाइन्स है ये एक फोर्सफुल नोट के साथ एंड हो रही हैं, यानी कि स्ट्रेस्ड सेलेबल के साथ एंड हो रही हैं। बट इन 7th एंड 8th लाइन, 7वीं और 8वीं जो लाइन है ईच स्टैंजा की, आर डिफरेंट एंड मेकिंग आयम्बिक मोनोमीटर। और यहाँ पर आयम्बिक मोनोमीटर यूज किया गया है, यानी कि एक सिलेबल यूज किया गया। एंड फाइन व्हाट meant दिस सडन चेंज शोज स्पीकर सिनिज्म। और इसी वजह से स्पीकर की सनक भी हमें देखने को मिल रही है कि ऊपर तो आपने 7 टेट्रामीटर यूज किया है और नीचे मोनोमीटर पे आ गया। तो माइंड में कितना फ्लक्चुएशंस है, तो थॉट्स में फ्लक्चुएशंस है और राइटिंग में भी आपको फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें से प्रश्न ऐसा का ऐसा उठ के आ सकता है एम्बिक मोनोमीटर से या टेट्रामीटर से, या वो पूछ सकता है कि ट्रोकेइक टेट्रामीटर में क्या होता है। स्ट्रेस्ड पहले आता है, अनस्ट्रेस्ड बाद में आता है। ये चीज आप एक बार अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। सेकंड स्टैंजा हम देखते हैं। इफ दाउ बेस्ट बॉर्न टू स्ट्रेन साइड्स, दाउ कौन, दाउ किसके लिए आया है, फॉर क्वेश्चन, याद रखिएगा। अगर तुम्हारा जन्म हुआ है कुछ अजीब सी शक्तियों के साथ, स्ट्रेंज साइड्स, यहाँ पर एलिट्रेशन है, आप देखिए एस एस, बेस्ट बॉन्ड बी बी का रिपीटिशन हो रहा है। थिंग्स इनविजिबल टू सी, थिंग्स जो देखने में इनविजिबल है और उनको भी तुम देख पा रहे हो, अगर तुम ऐसी शक्ति के साथ पैदा हुए हो, राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो ऐसा करो निकल जाते हो तुम 10,000 दिन और रात की यात्रा पर। टिल एज स्नो वाइट हेयर ऑन दी, जब तक कि तुम्हारे बाल बिल्कुल स्नो वाइट की तरह सफेद ना हो जाते, मतलब तुम बूढ़े नहीं हो जाते हो। दाओ वेन दाओ रिटर्न्स, और फिर तुम आना, फिर तुम लौटना। विल टेल मी, और मुझे बताना, क्या बताना, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफेल दी, और वो सारी चीजें, वो सारे आश्चर्य कि तुमने क्या क्या देखा, तुमने मिस्र के पिरामिड देखे, कि तुमने ताजमहल देखा, कि तुमने नील नदी देखी, कि तुमने गंगा नदी देखी, तुम सारे स्ट्रेंज वंडर्स मुझे बताना। एंड स्वीर, फिर भी मैं कसम खाता हूँ, नो वेयर लीव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर, कि कहीं भी तुम्हें एक ऐसी औरत नहीं मिलेगी। इतने वंडर्स तुम्हें मिल सकते हैं, इतने इम्पॉसिबल टास्क तुम कर सकते हो, लेकिन एक ट्रू और फेयर लेडी तुम्हें नहीं मिल सकती। अब यहाँ पर आप देखिए कि कौन-कौन सी चीज़ें इसने यूज़ की हैं जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। थिंग्स इनविजिबल टू सी, यहाँ पर पैराडॉक्स है, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस, इनविजिबल टू सी, इनविजिबल और सी, जो इनविजिबल है वो सी कैसे हो सकता है, तो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस है, पैराडॉक्स का यूज हुआ है। इफ दाउ बेस्ट बॉन्ड टू स्ट्रेंज साइड्स, बी बी और एस एस का रिपीटिशन हुआ है, एलिटरेशन, अनुप्रास अलंकार।
राइट 10,000 डेज एंड नाइट, ये तो पूछा भी गया है, कई बार पेपर्स में आया है, हाइपरबली यूज है। और यहाँ यहाँ 27 साल होते हैं, मैंने काउंट भी किया था और शायद कहीं पढ़ा भी था, तो मैंने 27-28 कर रखा है, पर 27 ईयर्स ही होंगे। स्नो वाइट हेयर, बिल्कुल बाल आपके सफ़ेद हो जाएं बर्फ की तरह, ये मेटाफर है जो ओल्ड एज के लिए लिया गया है, और यहाँ पर विजुअल इमेजिनरी भी है। लीव्स अ मोमेंट ट्रू एंड फेयर, हाइपरबोल का यूज किया गया है, अतिशयोक्ति अलंकार, और पैराडॉक्स। पैराडॉक्स हमारे हिसाब से नहीं है, पर डन के हिसाब से है, क्योंकि हमारे यहाँ तो होती हैं ट्रू एंड फेयर महिलाएं, लेकिन शायद वहां नहीं होती, तो इसलिए उसको पैराडॉक्स बोला गया है। थर्ड स्टेंजा और लास्ट स्टेंजा हम इसका देखते हैं। राइम स्कीम सेकंड स्टेंजा की भी सेम रहेगी, ए बी सी सी डी डी डी। थर्ड स्टेंजा आप देख लीजिए। इफ दाउ फाइंडस्ट वन, और फिर भी अगर तुम्हें मिल जाए, लेट मी नो, तो मुझे बताना। सच पिलग्रिमेज वर स्वीट, इस तरह की यात्रा कितनी मधुर होगी। Yet do not, yet do not, I would not go. लेकिन फिर भी, हालांकि ये यात्रा की तुलना किससे की है? एक धार्मिक यात्रा से। अच्छा, ऐसी औरत तुम्हें मिल गई, अरे ये तो बिल्कुल देवताओं को जैसे तीर्थ यात्रा करते हैं ना, वैसी यात्रा होगी, और ये कितनी मधुर होगी। Yet do not, I would not go, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। Thou at next door we might meet, यद्यपि वो मेरे घर के बगल में ही क्यों ना रहती हो, घर के बगल में ही मैं उससे क्यों ना मिल सकूं, लेकिन फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। Thou she were true when you met her, हाँ हो सकता है कि वो सच्ची हो, when you met her, जब तुम उससे मिले होंगे। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर, हाँ वो तब तक भी सच्ची ले हो जब तक कि तुम मुझे लेटर लिख के ये बता रहे हो कि देखो मैंने एक ऐसी औरत ढूंढ ली है जो वफादार भी है और खूबसूरत भी है। येट शी विल बी फॉल्स, लेकिन फिर भी वो गलत सिद्ध हो जाएगी। कब? ई आर ई, एर मतलब बिफोर, बिफोर आई केम टू, टू और थ्री, और जब तक मैं उसके पास पहुंचूंगा वो दो और तीन लोगों के साथ अपने संबंध बना चुकी होगी। देखिए किस तरह की बात ये कर रहे हैं जॉन डन। और यहाँ पर एक चीज जो आपने नोटिस की हो, मैंने नीचे लिखी भी है, इम्पॉर्टेंट है, और पेपर में अगर नहीं भी आए ना तो इस तरह की चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप टेक्स्ट देखिए, पिलग्रिमेज वर, अब पिलग्रिमेज एक है तो वॉज का यूज होना चाहिए था, और ऊपर से एक दो तीन चार पांच, पांचवी लाइन में आप देखिए शी वर, अब शी एक है तो वॉज का यूज होना चाहिए था, फिर भी वर आया है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल की वर्ब यूज की जाती है तो वहां पर सब्जंक्टिव मूड बनता है। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इफ आई वर ऐश्वर्या राय, अगर मैं ऐश्वर्या राय होती, अगर मैं भारत की प्रधानमंत्री होती, तो यूज ऑफ वर जो देखिए सब्जंक्टिव मूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब कल्पनात्मक बात यहाँ पर कही जा रही है जो सच नहीं हो सकती। शोज डिसबिलीफ ऑफ द पोइट इन फाइंडिंग सच अ वुमन, और ये यूज ही उन्होंने इसलिए किया है कि उनका डिसबिलीफ है, वो कल्पना समझते हैं एक वफादार औरत को, जबकि ऐसा नहीं है। दाव, दाव को दो बार इन्होंने बोला, तो ये एनाफोरा मतलब सेंटेंस की स्टार्टिंग में एक वर्ड रिपीटेडली आए तो वहां पर एनाफोरा होता है, और लास्ट में आए तो एपीफोरा होता है। क्यों यूज होता है? एम्फेसाइज द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द वुमन, बार बार जो ये दाव वर्ड का यूज कर रहे हैं वो इनकंसिस्टेंसी दिखा रही है वुमन की। और यहाँ पर जो ये बोला येट डू नॉट आई वुड, सॉरी, येट डू नॉट आई वुड नॉट गो, येट शी विल बी, यहाँ पर जो ये लाइन में बिना पॉज के ये मतलब चेंज कर दी है, कूद गए हैं, ये है सीजरा, ये एक रिदमिक पोज होता है। This pause provide the time for the readers to think and enter the final argument. ये रीडर को प्रोवाइड करता है टाइम सोचने का, ताकि रीडर एंटर कर सके फाइनल लाइन में। और फाइनल लाइन में ये क्या यूज कर रहे हैं? When the poet uses we in fourth line,
He involves with the reader and isolate the woman as she that that depicts male chauvinism. यहाँ पर ये बार-बार कि हम ढूँढ लेंगे, तुम ऐसा कह रहे हो, तब तक मैं जब तक ये पूरा करूँगा इस पिलग्रिमेज को, तब तक वो बेवफ़ा हो गई होगी। तो वी बोलकर इन्होंने क्या किया, वी बोलकर सारी मेल सोसाइटी को उस वी में समाहित कर लिया और वुमेन को अकेला छोड़ दिया शी बोलकर। तो ये देखिए मैं लाइन आपको पढ़ के बताती हूँ। ये रहा। एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर येट शी विल बी फाल्स, तो वो फाल्स हो चुकी होगी, गलत हो चुकी होगी। बिफोर आई केम टू और थ्री, वैन पॉइंट यूजेस वी इन फोर्थ लाइन, जब वो फोर्थ लाइन में वी यूज कर रहे हैं तो वो सारे रीडर को भी इन्वॉल्व कर दे रहे हैं उसमें और आइसोलेट कर दे रहे हैं वुमेन को। और ये चीज जो है जॉन डन की, वो मेल शोविनिज्म को दिखाती है कि पुरुष सत्तावादिता को दिखाती है कि जब कोई प्रीस्ट होकर 3 से 4 महिलाओं के साथ संबंध बना रहे हैं, एनी मोर के साथ वो लगभग 17-18 साल की शादी में 12 बच्चे पैदा कर रहे हैं और उसके बाद वो इस तरह की पोयम लिख रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं की क्या स्थिति होगी उस सोसाइटी में। खैर हमें इसे अपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है। प्रश्न कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, ये सब मैंने आपको डिस्क्राइब किया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें से कुछ बाहर आ सकता है। पोएम आपको कैसी लगी, और अगर आपकी कोई सजेशंस हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सजेशंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे अहेड। थैंक यू।